नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारी खास पेशकश ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी, आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। मोबाइल युग में रियल और रील्स का फर्क धुंधला होता जा रहा है। लोगों का कीमती वक्त रील्स बनाने या फिर रील्स देखने में गुजर रहा है। हाल यह है कि रील्स अब रोग की शक्ल ले चुकी हैं। रील्स देखने के फेर में लोगों की नींद कम हो गई है, लोग अकेले में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, परिवार से कटने लगे हैं, गुस्सा ज्यादा आने लगा है, लोगों के बीच होने वाली हंसी ठिठोली कम हो गई है। कुल मिलाकर रील्स ने हमें मनोरोगी सा बना दिया है। तो रील्स की इस रियलिटी को समझने की आज करेंगे कोशिश। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जो इस समस्या के हर पहलू पर विस्तार से हमें समझाएगा, बताएगा, उपाय भी बताएगा और समस्या कितनी गहरी है यह भी बताएगा। लेकिन मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। चंद सेकंड की रील्स हमारी आपकी जिंदगी के कीमती घंटे बर्बाद कर रही हैं। क्या आपको इसका थोड़ा सा भी अंदाजा है? क्या आपको पता है कि स्क्रीन पर रील्स को स्क्रॉल करती हमारी उंगलियां हमारे बीमार होते मन की ओर इशारा भी कर रही हैं? यकीन ना हो तो उन डॉक्टर से पूछ लीजिए जो रोज ऐसे तमाम लोगों का इलाज कर रहे हैं जिन्हें रील्स ने रोगी बना दिया है। आजकल जो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड्स चला है रील का, चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, ये युवाओं के लिए एक एडिक्शन बन गया है। और इस एडिक्शन की वजह से जो हो रहा है, इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं रील्स के, वो है एक मास साइकोजेनिक इलनेस। मतलब आप समझिए कि एक वेरियस फॉर्म्स में युवाओं को प्रभावित कर रहा है। खास करके टिक्स है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, या आप इस तरीके से कहिए स्लीप डेप्राइवेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें इसका दुष्प्रभाव है। मोबाइल के जरिए भले ही आज दुनिया हमारी मुट्ठी में हो, लेकिन इस वर्चुअल दुनिया की वजह से जिंदगी आज रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रही है। रील्स लोगों को केवल बीमार नहीं कर रही बल्कि जिंदगी के संस्कारों को बदल रही हैं। रील्स ने लोगों की नींद चुरा ली है, लोगों के सुकून पर कब्जा जमा लिया है। यही नहीं, सोचने समझने की हमारी ताकत भी अब रील्स की वजह से संकट में है। आप घंटों इसमें लगे रहते हैं, आपकी स्लिप डिप्राइव्ड होती है। एक आम आदमी को कम से कम 6 से 8 घंटे का साउंड स्लिप चाहिए। जब आप साउंड स्लिप नहीं लेते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो खराब हो जाती है। और स्लिप डिप्राइवेशन तरह तरह के, आप कहिए कि एक तरह से कहिए कि वो आपको एक डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो जो ये साइकोजेनिक जो इफेक्ट है, इसको एक टर्म दिया गया है कि मास साइकोजेनिक इलनेस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रील्स। कुछ सालों के भीतर अस्पतालों में ऐसे मरीजों की बाढ़ आ गई है जो कम नींद के मारे हैं। तमाम माँ बाप भी ऐसे बच्चों को लेकर डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं जो मोबाइल के हाथ से छीनते ही अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। सबके पीछे मनोरंजन का वो मनोविज्ञान है जिसे आम भाषा में रील्स कहते हैं। हमारी बॉडी की एक सर्कैडियन रिद्म होती है जिसको हम लोग बॉडी क्लॉक बोलते हैं कि हमें किस समय सोना है, किस समय जागना है। अगर ये रिद्म टूट जाती है, अगर इस बॉडी साइकिल चेंज हो जाता है तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। आजकल जो वीडियो रील्स दिख रही हैं, जो इंटरनेट पे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो दिख रहे हैं, उनको देखने की वजह से हम सबकी जो बॉडी की साइकिल है, जो बॉडी की सर्कैडियन रिद्म है, वो चेंज हो रही है। जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी का वो चेंज हो रहा है। कौन से हार्मोन कब सीक्रेट होने चाहिए वो चेंज हो रहा है। उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ के दुष्प्रभाव हो सकते हैं और खासकर देखे भी जा रहे हैं। मनोचिकित्सक भी रील्स के इस रोग से हैरान हैं। उनका भी मानना है कि रील्स देखने की ये बीमारी नहीं थमी तो मन की बीमारी महामारी बन जाएगी। रील्स अलग अलग तरीकों से हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताना, रील की लत
लग सकती है, एडिक्शंस, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताते बिताते हमारी प्रोडक्टिविटी, वो शायद हमारे पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी हो या हमारे काम की प्रोडक्टिविटी हो, और हमारी सोशल इंटरैक्शंस को प्रभावित कर सकता है ये लत, ये रील्स की एडिक्शन। रील्स की दुनिया इतनी भयावह होती जा रही है कि उसने अब इंसानों के विचारों और भावनाओं पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। कि रील्स को अक्सर क्यूरेटेड और एडिट किया जाता है, हो सकता है कि वे या किसी इंसान के जीवन की इंडिविजुअलिटी को एक्यूरेटली प्रकट न करें। ये एक इमोशनल संबंध की झूठी भावना पैदा कर सकते हैं, जो लंबे समय तक स्टेबल या कंसिस्टेंट शायद नहीं हो सकते। पॉजिटिवली इमोशनल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इन पर्सन, मतलब रियल लोगों के साथ, और कभी कभी वर्चुअल सोशलाइजेशन के बीच में अगर हम संतुलन बना के रखें तो ये हमारी जिंदगी के लिए इमोशनली ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोबाइल हमारी पीढ़ी का सबसे नायाब आविष्कार है, लेकिन मोबाइल पर इन दिनों वीडियोस का जो शॉर्टकट बाजार सजा है वो हमारी अटेंशन से हमारी जिंदगी के कीमती लम्हे चुरा रहा है। रील्स ने हमसे जिंदगी की रियलिटी देखने की कुवत छीन ली है। आज संवेदनाएं रील्स पर झूठे इमोशन के आगे बेमानी हो गई हैं। रील्स ऐसा रोग बन गई हैं जिसका इलाज अगर नहीं हुआ तो इसका परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रील्स का रोग कितना घातक, कितना खतरनाक, कितना व्यापक और क्या है उपाय, तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। खास मेहमानों से हम आपका पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। इसके अलावा डॉक्टर निशा खन्ना हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर नेहा कपूर भी मौजूद है, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगी निराली भाटिया जी, जो कि साइबर थेरेपिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, रील्स के बारे में कहा जाता है कि ये एडिक्शन पैदा करती हैं। अब ये एडिक्शन पैदा कैसे हो रहा है? हमने सोशल मीडिया का एडिक्शन सुना था, हमने मोबाइल का एडिक्शन सुना था, हमने ड्रग्स का एडिक्शन सुना था, अब रील्स का एडिक्शन। ये एडिक्शन पैदा कैसे हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आनंद जी ये समझना जरूरी है कि जब हम डिजिटल डिवाइस की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं या रील्स की बात कर रहे हैं, तो इन सब का जो एडिक्शन है या गेम्स है, इसको पहली बात तो ये है कि अब जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है और WHO, इसने एक मनोवैज्ञानिक परेशानी के अंदर इसको स्वीकृत किया है। यानी कि ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आने वाले वक्त में खास तौर से हम देख रहे हैं कि लोगों के मानसिक जो एक हमारी हेल्थ है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब हम इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जब हम इस तरह से रील्स को लगातार देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, उससे धीरे धीरे हमारे जो दिमाग है उसके अंदर एक खास तौर का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम डोपामीन बोलते हैं, वो रिलीज होता है, क्योंकि वो हमें एक प्लेजर की फीलिंग देता है। वो हमें एक ऐसी फीलिंग देता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये डोपामीन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है, यानी कि हम इतना ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं इसको, तो धीरे धीरे ये बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हमारे ब्रेन में बनते हैं जिससे कि हमारी जो बाकी चीजें हैं वो दबने लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जिन चीजों से हमें पहले खुशी मिलती थी, शायद कोई चीज देखने से हमें खुशी मिलती थी या कुछ खाने से या किसी एक्टिविटी से या कोई हॉबी परस्यू करने से जो हमें खुशी मिलती थी, वो हमें मिलनी बंद हो जाती है। यानी कि हम वहां वो खुशी को नहीं पा पाते, हमें लगता है कि हमें यहाँ ज्यादा खुशी मिल रही है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में एनेडोनिया भी बोलते हैं। यानी कि धीरे धीरे हमारा ब्रेन जो है वो इस तरफ ट्यून होने लगता है कि जो हमें खुशी यहाँ से मिल रही है ये हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। इस तरीके से इस डोपामीन की वजह से हम रील्स के कैदी हो जाते हैं, उसके एडिक्ट होते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे साइलेंटली हमारे दिमाग पर हावी हो गया है। मैं सीधे निशा खन्ना जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। निशा जी, कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर यह सीधा इफेक्ट डालती है रील्स की जो लत है। अब इसको समझना होगा ऐसे कि एक जमाने में जब फिल्में आती थी और हीरो जो है विलेन को मारता था तो लोगों को लगता था पोएटिक जस्टिस, खुशी महसूस करते थे कि बुराई का अंत हो गया, पोएटिक जस्टिस उनको मिलता था मानसिक तौर पर। अब रील्स का भी कुछ ऐसा ही प्रभाव है क्या? हमें इंस्टेंट खुशी उसमें मिल रही है, हमें फॉल्स हमारे इमोशंस उससे जागृत हो रहे हैं और स्टिमुलेटेड हम ज्यादा फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ही कि रील्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है और मोबाइल एडिक्शन, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, उन सब पर ये चीज हावी हो रही है।
देखिए रील्स का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, अगर आप देखिए तो वो थोड़े समय के लिए होती है, तो इससे हम सब लोगों का भी जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो रहा है। और जैसा कि मैम ने बात की, डोपामाइन वन ऑफ द हैप्पी केमिकल होता है, जो हमें जिसे बोलते हैं हमारे मूड को अच्छा करता है, हमें मोटिवेशन देता है कि हम अपनी डेली रूटीन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो अगर इस केमिकल में चेंजेस लाना है और लाते हैं हम अपने केमिकल में चेंजेस, तो ये रील्स उसमें मेजर रोल प्ले कर रही है। बाकी एक और चीज भी है, बहुत बार ऐसा भी हो रहा है, इवन आप देखिए आजकल बहुत सारे प्रोफेशन भी रील्स के थ्रू, अगर आप देखिए इन्फ्लुएंसर्स आजकल बहुत ज्यादा आ गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर वीडियोस और रील्स बना रहे हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स, एंड यू कैन गेट एवरीवन आई थिंक, टू गेट द मैसेजेस रिलेटेड कि आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे, आप अपने लाइक्स बढ़ा सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ एस्टीम पर भी हावी हो रहे हैं। हमें दूसरों के अप्रूवल की जरूरत पड़ रही है। जब तक हमारे रील्स पर लाइक्स नहीं होती, व्यूज नहीं होते, तो हमें उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं माना जाता। इवन बहुत सारे लोग ये आपको आपके पर्सनल सर्कल में पूछते हैं कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, और इतना भी बोला जाता है कि आप चेक करते हैं कल रात को कितने फॉलोअर्स थे और कल सुबह कितने फॉलोअर्स थे। तो आप सोचिए ये पूरी की पूरी हमारा जो सराउंडिंग्स है, कहीं ना कहीं हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में तो रह ही नहीं रहे हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं, रियल वर्ल्ड में तो रह ही नहीं रहे, जहां हम अपने सोच रहे हैं कि हमारे फॉलोअर्स हैं और जिनको हमारी लाइफ के बारे में, हमारे बारे में कोई क्योंकि हर इंसान रील को अपने परसेप्शन से देखता है, तो परसेप्शन मतलब एक मानसिक दबाव भी ये रील्स जो है क्रिएट कर रही है, रील्स का ये जो लत है ये क्रिएट कर रही है, चाहे इनको देखना हो या रील्स को बनाना हो, ये दोनों तरीके से इफेक्ट कर रहा है। हम सीधे डॉक्टर नेहा का यहां पर रुख करना चाहेंगे, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। नेहा जी, रील्स का इनडायरेक्ट प्रभाव तो माइंड पर पड़ रहा है, लेकिन उसके डायरेक्ट संपर्क में जो है वो है हमारी आंखें, और अक्सर ये देखा गया है कि हम मोबाइल के अगर कांटेक्ट में दिन में है तो भी, और रात में तो और भी ज्यादा, हमारी आंखों पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये कितना डैमेज है हमारी आंखों के लिए? देखिए, ये एडल्ट पॉपुलेशन में तो आजकल वैसे ही एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, या एवरी प्रोफेशन इज नाउ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर्स, तो वैसे ही कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा ऑलमोस्ट इतना प्रभाव है लोगों पे कि आपको हर टाइम कंप्यूटर पे काम करना है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जब देखते हैं तो एकदम ये पिक्सेलेटेड स्क्रीन होने की वजह से, कांस्टेंट फोकसिंग की वजह से आपकी आंखें थक जाती हैं, आंख के अंदर ड्राइनेस की फीलिंग होती है, आपको बार बार आंख मसलने की जरूरत लगती है। आप देखेंगे तो थोड़े दिनों में आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जैसे जैसे दिन खत्म हो रहा है, सर में भारीपन, आंख में भारीपन महसूस होती है। ये सब ड्राइनेस के लक्षण हैं, और ये सब एक्सेसिव कंप्यूटर यूजेज की वजह से होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं, किसी भी तरीके के स्क्रीन डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, गेमिंग कंसोल्स हो, ये तो एक चीज हुई। इसके अलावा बच्चों में इसका इतना ज्यादा प्रभाव हो रहा है कि मायोपिया यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस का इंसिडेंस इतनी ज्यादा बढ़ते जा रहा है बच्चों में कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमजोर आंखों के साथ या चश्मे का नंबर बढ़ते हुए पाए जा रहे हैं, और मायोपिया ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक की तरह बन रहा है भारत में। सो इसका एक्सट्रीम डिसएडवांटेज है हमारी लाइफ में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग इस बारे में जागरूक हो जाएं कि इसके लिए हमें क्या करना है। जो लोग काम करते हैं कंप्यूटर्स पे वो तो ठीक है, आप कम से कम 20-20 मिनट में 20 फुट की दूरी पे देख के 20 सेकंड के लिए भी अपना काम छोड़ के वापस रिज्यूम करें तो ठीक है, लेकिन रील्स इतनी एडिक्टिव होती हैं कि आपको ना टाइम का ध्यान रहता है, ना दिन का, ना रात का, वन आफ्टर दी अदर चलती रहती हैं, और यही एडिक्शन आंखों के लिए काफी हार्मफुल हो सकती है। मैं आता हूं डॉक्टर नेहा आपके पास। अब हम सीधे रुख करेंगे निराली भाटिया जी का, जो कि साइबर थेरेपिस्ट हैं। निराली जी, एक सर्वे बताता है कि 1 से 1.5 घंटे में लोग 300 से 400 रील्स देख जाते हैं। अपने समय का 65 से 70% हिस्सा वो रील्स पर अपना आजकल खर्च कर रहे हैं। तो कैसे, किस किस्म के मामले आपके सामने आते हैं? इन मामलों के अंदर अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो बच्चे इससे ज्यादा पीड़ित हैं या बच्चे बड़े दोनों समान रूप से इससे पीड़ित हैं? थैंक यू आनंद जी, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है जी, बहुत सारे बड़े भी इसका शिकार हैं, एंड काफी सारी जगह पे रिलेशनशिप के जो केसेस हमारे पास आते हैं उनमें कहीं ना कहीं रील्स आर ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। नॉर्मली हमें जब वक्त मिलता है वो है दिन के एंड में, सब काम खत्म करने के बाद, जो टाइम इनिशियली हमारा पर्सनल टाइम होता था कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताए, हम
अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएं, कुछ बात करें, फेस टू फेस बात करें। अब वो समय ले रहा है सोशल मीडिया, खास करके ये रील है, जैसे कि सारे मेरे टू पैनलिस्ट ने कहा है कि इट इज एडिक्टिव। तो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, इट्स वेरी एंटरटेनिंग एंड उसमें एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है जो आपको जी। कंटिन्यूसली स्क्रॉल करने पे मजबूर करता है टिल द टाइम यू गेट समथिंग जो आपको बहुत अच्छी खुशी देता है, इट मेक्स यू फील गुड, तो वो आपके लिए रिवॉर्ड हो गया। सो माई ब्रेन इज एंजॉइंग एंड आई कंटिन्यू डूइंग दैट। एंड यही जो शुरू होता है कि 5 मिनट देखते हैं, पता नहीं चलता है वो 5 का 55 मिनट हो जाती है। जी। तो इट इज बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। मतलब रिश्तों में आप ये कह रहे हैं कि रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं, इससे एक बड़ी वजह बनता जा रहा है रील्स। यस एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली इंटरकनेक्शन, हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अब मोबाइल से ज्यादा हो रहा है, बल्कि कि हमारे फैमिली मेंबर्स से या हमारे आसपास के लोगों से होना चाहिए। जी। ये हमें सोशली कहीं ना कहीं कट ऑफ कर रहा है। ये तो दो इंडिविजुअल्स के रिलेशन की बात हुई, पारिवारिक रिलेशन की बात हुई। अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो वो किस किस्म के केसेस सामने आते हैं? क्या ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाएं? क्या ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जिसमें बच्चे हिंसात्मक हो जाएं? क्या ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जिसमें बच्चे एक प्रकार से घर में बगावत कर दे अगर उनको रोका जाए तो? यस एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सिंस द लॉकडाउन बच्चों में जो इंटरनेट यानी मोबाइल के लेके जो केसेस बढ़ रहे हैं वो एवरी डे नया चैलेंज लेके आते हैं। सो इनका इसका सीधा प्रभाव होता है उनकी पढ़ाई पे, उनके स्लीप पे एंड बिहेवियर पे। बिहेवियर में 2 तरीके के इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं। एक तो है कि वो बहुत दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, चिड़चिड़े रहने लगते हैं हमेशा, क्योंकि 2 उन्हें समस्या सताती है। एक तो ये है कि उन्हें वो एस्पिरेशन होता है कि मैं भी इतना पॉपुलर हो जाऊं, मैं भी अपनी रील बनाऊं, बट उनके पास शायद ना ही टैलेंट हो जो वो शोकेस करना चाहे, वो उन्हें अभी नहीं पता हो, या फिर कोई फैसिलिटीज ना हो, तो ये भी उन्हें बहुत परेशान करता है एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। एंड दूसरा है कि उनका समय जो टाइम मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली फॉर टॉस चला गया है। बिकॉज बीच में ऑनलाइन स्कूलिंग होता था तो कोई सुबह उठने की वो नहीं थी, तो रात को देर तक ये रील्स पे लगे रहो। गेमिंग और रील्स ये 2 बहुत पॉपुलर मैं आता हूं निराली जी आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी का मैं यहां पर सीधे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, ये भी एक आकलन सामने आता है कि रील्स जो है हमारे बॉडी क्लॉक को, हमारे जो स्लीपिंग साइकिल है उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे इफेक्ट करते हैं ये समझना जरूरी हो जाता है ताकि लोग जान सके कि जिसको मजे मजे में देखे जा रहे हैं वो पूरे के पूरे बॉडी क्लॉक को चेंज कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे आनंद जी हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो क्योंकि इसको अब एक ड्रग की कैटेगरी में माना गया है, यानी कि जिस तरह से किसी नशीली चीज़ का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे दिमाग पर जो असर पड़ता है वही जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो भी असर पड़ता है। यानी कि इस तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इस तरह के हार्मोन्स का डिस्ट्रप्शन हो रहा है हमारी बॉडी में कि जो हमारी सर्केडियम रिदम है, यानी कि जो समय से हमारा हार्मोन हमारी बॉडी बनाती है वो उस समय से नहीं बना पाती, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो ठीक मात्रा में भी नहीं है। तो ये जो हमारी सर्केडियन रिदम है, खास तौर से हमारी नींद की वजह से, क्योंकि देखिए अब आप रील्स को जब कंज्यूम कर रहे हैं आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है, लेट नाइट तक आप इन चीजों को देख रहे हैं, आपका जो सोने की टाइम है वो पूरा चेंज हो चुका है और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। खास तौर से जब आप मोबाइल में देख रहे होते हैं तो जो ब्लू लाइट होती है उसकी वो भी हमारे डायरेक्ट हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे होते हैं उस पर बुरा असर डालती है। अब ये देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी स्लीप अफेक्ट होनी शुरू होती है, हमारे हार्मोन्स का जो रिलीज है बॉडी के अंदर वो इफेक्ट होना शुरू होता है, तो वही धीरे धीरे और समस्याओं को जन्म देता है, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाती है, मेमोरी आपकी वीक हो जाती है। और ये भी देखा गया है कि इसकी वजह से बहुत ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि लोग ज्यादा या तो कंज्यूम करने लगते हैं या कम खाने लगते हैं, और यही धीरे धीरे डायबिटीज और यहाँ तक कि मोटापा और अब सुसाइड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अंदर आ चुका है। क्योंकि देखिए अब आप चौंकाने वाली बात है कि 47% बच्चे ऐसे हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं रील्स और इस तरह के तमाम सोशल मीडिया कंटेंट को देखने की वजह से, और 23% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट करा है। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे जो है वो इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल खत्म हो रही है, वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उनके अंदर जो फोमो की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट, वो आने लग गई है, और उन्हें हर वक्त अपने आप को वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों से कि बाकी लोग हमसे कितने
कितने अच्छे हैं, या वो कहाँ जा रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है बच्चे के मानसिकता पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। और अगर आप देखें तो देखिए कई स्टेजेस से ये क्रॉस करता है। पहले जैसे कि हम देखते हैं कि प्री ऑक्यूपेशन स्टेज होती है कि आपको हर वक्त एक मोबाइल चाहिए, हर वक्त आपको कोई ना कोई ऐसा गैजेट चाहिए जिससे कि आप इन्वॉल्व रहें। फिर जब आपके पेरेंट्स आपको टोकने लगते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें बच्चों को बुरी लगने लगती है कि पेरेंट्स हमें क्यों टोक रहे हैं, पेरेंट्स हमें क्यों मना कर रहे हैं। मैं आता हूँ स्वाति जी, स्वाति जी आता हूँ हूँ आपके पास। मैं निशा जी का यहाँ पे रुख करना चाहूँ। निशा जी, जो बातें स्वाति जी ने बताई हैं उससे 2 पॉइंट्स उभर कर सामने आते हैं। पहले ये कि एक तो हीन भावना पैदा हो रही है, उससे लोग ग्रसित हो रहे हैं इन रील्स के कारण। दूसरी ये कि उनमें मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तीसरी ये कि एक अकेलापन उनके अंदर आ रहा है, और इन सबका निचोड़, जो खतरनाक निचोड़ है, वो ये निकलकर सामने आता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या माना जाए कि कुचक्र है, रील्स इनके केंद्र में है? देखिए, लो सोशल स्टीम की जैसे मैंने बात आपको कही कि क्योंकि लाइफ पर हमारा डिपेंडेंट होता है और हम वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा इन्वॉल्व है वेयरबल से, जैसा कि उन्होंने बताया, तो डेफिनेटली हमारे फैमिली रिलेशनशिप तो खराब हो ही रहे हैं। हम पास बैठे अपने परिवार के साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट या तो हम रील बनाने में या रील देखने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड। दूसरी चीज, जब आपने सुसाइडल की बात करी है, तो रील्स कहीं ना कहीं कई बार लोगों के लिए ये इमोशंस को डील करने का एक वे बन जाती है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जब तक प्रिवेंशन के लिए अगर हम कदम नहीं उठाएंगे तब तक वो चीजें ठीक नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, अगर आप देखिए, चाहे हम जैसे लोग बहुत ज्यादा बिजी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इतना टाइम भी नहीं दे पाते हैं कि उन रील्स को बनाने में या पोस्ट करने में, या मोस्टली अगर जो प्रोफेशनल्स करते भी हैं उन्होंने कई एजेंसीज को हायर किया होता है। तो जब आप देख रहे हैं तो सुसाइडल अटेम्प्ट की बात है, उसमें सिर्फ रील्स हम एक रीजन नहीं बोल सकते, बट डेफिनेटली सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कंपैरिजन आता है, हमारे में कॉम्पिटिटिव ट्रेड्स आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। और सुसाइडल का जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं हम इमोशनल सफरिंग कर रहे होते हैं, और हमारा फिजिकल पेन जो है, जिसे हम इमोशनल पेन जिसे हम बेयर नहीं कर पाते हैं, वो हम फिजिकल हर्ट देकर खुद को करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का मेजर रोल है, क्योंकि हमें सपनों की दुनिया में ले जाता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, और सपनों की दुनिया से रियलिटी का वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट होता है। चाहे वो आप अपने घूमने के प्लेसेस हो, चाहे वो कोई भी चीज लाइफ में करनी हो, जैसा कि मैम ने भी बोला है कि स्लीपलेसनेस, इंसोमिया का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, क्योंकि रील की वजह से आंखों पर असर पड़ता है। आई थिंक तो स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर थे मौजूद है, तो वो भी बात बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, और मुझे लग रहा है पेरेंट्स को तो सबसे पहले समस्याओं की खान एक प्रकार से रील्स के जरिए उसके अंदर हम एक प्रकार से घुस रहे हैं धीरे धीरे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ना चाहते हुए भी चाहते हुए भी। तो तमाम ये समस्याओं की खान है एक प्रकार से जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। चर्चा हो रही है रील्स की, रील्स कैसे हमें बीमार, बहुत बीमार, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर कर रहा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है, उपाय भी जानेंगे, लेकिन इस समय हम सीधे रुख करेंगे डॉक्टर नेहा कपूर का, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने ये बताया कि रील्स की रेज जो होती हैं, मोबाइल की रेज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की रेज कैसे हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं, लेकिन एक और चीज समस्या यहाँ पर बच्चों में भी देखने को आ रही है, बड़ों में भी देखने को आ रही है, वो ये ब्लरी आइज, डबल विजन, ये तमाम समस्याएं भी हैं। क्या इसकी वजह भी ये गैजेट्स के ऊपर समय बिताना ही है, या ये केवल हम आई की कमजोरी इसको समझें? नहीं, बिल्कुल, ये जो बेसिकली ये जो ब्लरी विजन या आंख के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है आप जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करेंगे, जितना टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करेंगे, उतनी ही आंख के अंदर ड्राइनेस होती है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे फोकस करते रहते हैं। और स्पेशली क्योंकि रील्स इतनी एडिक्टिव होती हैं, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट फोकसिंग आपका ब्लिंक रेट यानी कि पलक झपकने का रेट इतना कम हो जाता है कि आंखों से आंसू इवेपोरेट होने लगते हैं, यानी कि उड़ने लगते हैं, और उस वजह से आंख के अंदर सूखापन, हैवीनेस, ये सब महसूस होता रहता है। तो जहां एक तरफ रील्स हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स नई नई दवाइयों और चश्मों का इजाद कर रहे हैं ताकि चश्मे का नंबर बढ़ने से रुके, वहीं दूसरी तरफ ये रील्स हैं जो कांस्टेंट स्क्रीन टाइम की वजह से चश्मे का नंबर बढ़ाने में पूरा एफर्ट कर रही हैं। जी डॉक्टर नेहा, एक और चीज समझना चाहेंगे इसमें कि नंबर बढ़ रहा है लगातार, ब्लरी आइज हो रही है, विजन में दिक्कत आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों में ईचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। एक सवाल जो थोड़ा सा गंभीर यहां पर हो जाता है, क्या ये जो वॉचिंग है, ये जो गैजेट वॉचिंग है, क्या ये हमें स्लोली, साइलेंटली, हाफ ब्लाइंडनेस, पार्शियल ब्लाइंडनेस की तरफ भी लेकर जा सकती है अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो?
ब्लाइंडनेस तो नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है कि ड्राइनेस शुरू में हम दवाइयां देते हैं पेशेंट्स को डालने के लिए, जी। जो कि एक्चुअली नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, पर क्योंकि वो इतनी रील्स और कंप्यूटर एडिक्शन हो चुकी है कि इतने स्क्रीन टाइम की वजह से उन्हें कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप्स डालने की जरूरत पड़ती है, जो कि खुद ही एक तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि काम करते हुए या बच्चों में बहुत इजी नहीं है कि आप दिन भर ड्रॉप्स डालते रहें, और इसी वजह से कॉन्स्टेंटली आपके एटीट्यूड में चेंजेस आने लगते हैं, आप स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं। तो इससे एक प्रॉब्लम तो एक ये है। जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कांस्टेंट चश्मे का नंबर बढ़ने की वजह से हमारे पर्दे पर बहुत प्रभाव होता है आंख के। तो डॉक्टर नेहा, ऐसे भी लोगों से बातचीत हुई हमारी, पढ़ा भी हमने इसके बारे में कि जिनकी जो आईसाइट थी 6/6 थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें नजदीक का देखने में दिक्कत होती है। मतलब अक्षर नजर तो आते हैं कि कुछ लिखा है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाते। तो ये नजदीक के देखने वाली जो समस्या है, इसकी एक बड़ी वजह शायद गैजेट्स ही बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी आंख की जो मांसपेशियां हैं, ये कांस्टेंट फोकसिंग की वजह से धीरे धीरे इनकी फोकसिंग कैपेसिटी कम होने लगती है, और थकान की वजह से आपको ये पास की चीजें दिखने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट प्रॉब्लम है आज। चलिए मैं सीधे यहां पर निशा खन्ना जी का रुख करना चाहूंगा। निशा जी, रील्स हर मुद्दे पर बनती है, हर किस्म की बनती हैं। क्या सबका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली एक जैसा होता है? क्या सबका एक मनोवैज्ञानिक एक जैसा असर है? क्योंकि हमें मोटिवेशनल रील्स भी देखने को मिलती हैं, हमें नाच गाने की रील्स भी देखने को मिलती हैं, हमें जो है सैड रील्स भी देखने को मिलती हैं, हमें हंसी मजाक की रील्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इनका असर एक जैसा होता है या कुछ रील्स फायदा भी पहुंचा देती हैं? देखिए, इमोशंस का तो रील है ही। जैसे नार्सिसिस्ट में रील को देखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, रिसर्च बोलती है। उसी तरह जैसे आपने बोला कि एंटरटेनिंग रील्स को देखने की जो कैपेसिटी है और लोग उसे ज्यादा वॉच करते हैं, तो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है अब आप किस इमोशंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो फॉर द टाइम बीइंग के लिए, जैसा कि बोला गया है कि डोपामाइन एक बूस्टर को बढ़ाने में काम तो करती है, हमें चाहे कुछ समय का प्लेजर दे या हमें कुछ समय की पेन दे, बट वो कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस को फर्क देती है। अगर आप उदास हो रहे हैं, अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो भी हमारी फीलिंग्स पर ही उसका असर पड़ रहा है। और फीलिंग्स का सीधा असर किससे है? हमारे मन की परिस्थिति से है। तो मन को हम यहाँ, जिसे हम हार्ट बोलते हैं फिजियोलॉजिकल भाषा में, और हमारे मनोविज्ञान में जिसे हम मन बोलते हैं, हमारा माइंड की बात करते हैं, और हमारी फीलिंग्स की बात करते हैं, जिससे हमारे मूड स्विंग्स की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें उससे इम्पैक्ट होती हैं। हाँ, डेफिनेटली आप उस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम देकर फोन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा भी हो, तो वो लिया जा सकता है। जैसे बोलते हैं डेडिकेटेड ऑफ टाइम की मुझे आधा घंटा या 15-20 मिनट मुझे अपने एंटरटेनमेंट के लिए करना है। बट अगर आप सारा दिन काम छोड़कर, आई नो दैट ड्यूरिंग, बिकॉज मैं भी बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जो दिन में सिर्फ अपने बच्चे रूम में रहते हैं और सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या वो कुछ करने का कोई मतलब देखे चाहे कुछ भी, अगर आप देख रहे हैं तो आप उससे प्रभावित होंगे, ये तय है। ये तय। चलिए निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको, हमें पता है कि कहीं जाना है, आपकी एक और एंगेजमेंट है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। लेकिन फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगा निराली जी का। निराली जी, क्या हमारे इमोशनल असंतुलन यानी कि भावनात्मक असंतुलन का कारण भी ये रील्स बन रही हैं? आपके पास जो केसेस आते हैं, क्या वहां पर इस प्रकार के केसेस भी आ रहे हैं जहां पर भावनात्मक असंतुलन देखने को मिला हो? पल में खुशी है, पल में गम है, पल में गुस्सा है, पल में हिंसा है। यस, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो या कुछ और कंटेंट सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हो, या चाहे वो ओटीटी के माध्यम से, वो डेफिनेटली हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम कुछ मोटिवेशनल देखते हैं तो हम थोड़े से पॉजिटिव होने लगते हैं, एंड अगर हम क्राइम रिलेटेड कुछ देखते हैं तो हमारी भी सोच वैसे हो जाती है। तो इट डेफिनेटली हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इमोशंस पे। अब नॉर्मल टेंडेंसी कैसे होती है कि अगर आप दुखी हो तो आपको कंटेंट भी वैसे ही दिखेगा। जैसे जब इंसान दुखी होता है तो उन्हें वो सैड सॉन्ग भी सुनने होते हैं, विच वैलिडेट्स देयर इमोशन। तो यही हम रील्स में भी करते हैं। अगर हम हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं तो हम ज्यादा स्क्रॉल करेंगे ऑन एंटरटेनिंग एंड कॉमेडी वाले रील्स। अगर हम दुखी हैं तो हम शेर व शायरी जो दुख भरे हैं या वैसे गाने जो दुख भरे हैं उन्हें सर्च करते हैं। तो इट्स अ वेरी टू वे रिलेशनशिप। आप शुरुआत करते हो एक सर्च से, एंड इनका जो एल्गोरिथम होता है वो आपको इतना फ्लड कर देता है कि आप रोक नहीं पाते। सो इट इज 100% हैविंग एक्सट्रीम मूड स्विंग। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि हम यहाँ से थेरेपी के सेशंस के बाद बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं। दे आर वेरी मोटिवेटेड कि नहीं, अब से हम नियंत्रण लाएंगे समय पे, ये वो।
बट जब वो वहां लेकिन हो नहीं पाता। निराला जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जो केसेस आते हैं आपके पास, उनमें क्या ऐसे भी केसेस हैं जब रील्स दुर्घटनाओं का कारण, हादसों का कारण बनी हो, लोग चलते चलते टकरा गए हों या कुछ चोट खा ली हो या कोई एक्सीडेंट कर बैठे हों, क्या ऐसे भी केसेस आते हैं आपके पास? यस, सीरियस ऐसा कोई केस नहीं आया, बट ये घरों में हमने बहुत बार देखा है, इवन रेस्टोरेंट्स में, क्योंकि आजकल सबके कानों में ईयर प्लग्स होते हैं, तो उन्हें ना हॉर्न सुनाई देता है, ना आसपास में किसी ने कुछ बोला वो सुनाई देता है। सो उसकी वजह से एक दूसरे से टकरा जाना या ध्यान नहीं होना, ये बहुत ही कॉमन है। इवन जब यहाँ आते हैं, हमने आधी चीजें बोल दी होती हैं, बच्चा सडनली, आजकल पता भी नहीं चलता है, अगर बर्ड्स बहुत छोटे हो कि अरे इसने कान में कुछ लगा रखा है। सो मेनी टाइम्स वो घर में भी ये कंप्लेंट होती है, स्कूल में तक बच्चे छुप के ये लेके जाते हैं, जबकि टीचर को पता ही नहीं चलता है कि वो आपका लेक्चर नहीं बल्कि कान में ये सुन रहा है। तो ये ऐसे केसेस आते हैं। थैंकफुली अभी तक ऐसा कोई सीरियस हादसे वाला केस मेरे यहाँ नहीं आया है। जी, मैं स्वाति जी का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। स्वाति जी, हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारे तमाम इमोशंस को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, और अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे बड़ा साधन हमारा दिमाग ही है, हमारा मस्तिष्क ही है। लेकिन क्या ये रील्स हमें दिमागी तौर पर कमजोर कर रही है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि एकाग्रता की कमी आना, कहीं स्टैटिक नहीं हो पाना, फोकस नहीं हो पाना, और बहुत ज्यादा एक चंचलता मन में आ जाना, ये तमाम इफेक्ट्स अगर आ रहे हैं तो उससे हमारा दिमाग भी तो प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारा जो दिमाग है ना जी, उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सोचने का पैटर्न है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं दिन भर की, वो सब वो नियंत्रित करते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। अब जब हम इस तरह का कंटेंट देखते हैं या हम हर वक्त अपने आप को इन चीजों में झोंक रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा फेरबदल होता है। जैसे डोपामीन की बात करें, सेरोटोनिन है, साथ में जैसे हमारे हार्मोन्स हैं, मेलाटोनिन वगैरह है, इन सब चीजों में इतना फेरबदल आ जाता है कि हम यहाँ तक कि जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी हम नजरअंदाज करने लगते हैं। यानी कि हम उस प्लेजर में इतना खो जाते हैं कि हमें उसके आगे कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का फेरबदल है, ये धीरे धीरे न केवल शारीरिक तौर से बल्कि मानसिक तौर से भी हमें बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जैसे कि मेमोरी का कमजोर होना, डिसीजन आप ठीक से नहीं ले पाएंगे कि क्या सही डिसीजन है आपके लिए, आप फोकस नहीं कर पाएंगे चीजों पे, अटेंशन स्पैन आपका कम हो जाएगा। और अगर अब आप देखें तो बच्चे या बड़े लोग भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो बीच बीच में फोन उठा करके देखते हैं कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं कोई अपडेट तो नहीं आ गया, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। तो हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसमें अपना 100% दे ही नहीं पाते, हम उधर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीजें धीरे धीरे जो हमारा जो साइनेप्सेस बनते हैं ब्रेन के अंदर, जिससे कि हमारी मेमोरी अच्छी होती है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो अच्छा होता है, वो सब चीजें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। और इसीलिए अगर अब आप देखें तो बच्चों के जो ग्रेड्स हैं उनमें कमी आने लगती है, बच्चों के खेलने का जो स्तर था पहले वो कम होने लगता है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनके फेरबदल से क्रॉनिक मस्कुलर फटीग होता है, यानी कि आपको हर वक्त एक कमजोरी सी महसूस होगी, आपको लगेगा हमारे अंदर वो एनर्जी ही नहीं है कि हम कुछ खेल पाए, हम कुछ और एक्टिविटीज में अपने आप को लगा पाए। जी बिल्कुल, चौतरफा इफेक्ट इसका देखने को मिलता है दिमागी तौर पर भी। सीधे मैं नेहा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। नेहा जी, आप आजकल का जमाना कुछ ऐसा, केवल रील्स की बात ना करें, बहुत सारे काम भी हैं हमारे जरूरी जिनमें हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल करना ही करना है। अब आपसे टिप्स जानना चाहते हैं। एक तो सीधा है कि इस्तेमाल मत कीजिए, जो कि पॉसिबल शायद नहीं है, लेकिन अब इस चुनौती के साथ ही जीना है तो कैसे जीना है ये जानना जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्चुअली रील्स एक एस्पेक्ट है और ऐसा ही सिमिलरली इसको हम डिजिटल स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। सो ये जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ये सभी कंप्यूटर यूजर्स, स्क्रीन यूजर्स के साथ है। अब इसको रोकने के लिए, जैसे आपने बोला, काम तो करना बंद नहीं कर सकते। रील्स के लिए ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जरूर हो गए, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको एक डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। लेकिन यूज करते हुए 20-20-20 एक रूल होता है जो हम सभी मरीजों को बताते हैं, जिसका मतलब है कि हर 20 मिनट में 20 फुट दूरी पे 20 सेकंड के लिए हम देखें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं उससे एटलीस्ट हमारी, क्योंकि दूर देखने से एक आंख की जो मसल्स है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। और थोड़ा फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करने की कोशिश करिए, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान को 1 मिनट में तकरीबन 10 से 11 बार नॉर्मली ब्लिंक करना चाहिए, जो कि स्क्रीन डिवाइसेस की वजह से काफी रिड्यूस हो चुका है।
और इसी वजह से ड्राइनेस और आगे चलती सभी आंख से रिलेटेड समस्याएं होती हैं। जी। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों का एहतियात बरतना होगा। अपनी स्क्रीन डिवाइसेस जो हैं उसको अपने आंख के लेवल से नीचे रखने की कोशिश करें, ताकि हम जितना हो सके, हमारी आंख कवर्ड है और आंसू इवेपोरेट होने का चांस कम हो जाता है। इसके अलावा जो कि रेगुलर इतना टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, उन्हें कोई लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यानी कि जो आंसू की तरह काम करते हैं, वो रूटीनली दिन में 3 से 4 बार जरूर डालनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। जी। जो कि चश्मे का नंबर जो लोग पहनते हैं उन्हें चश्मे का नंबर डेफिनेटली यूज करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक आई स्ट्रेन का कारण बढ़ जाता है अगर ना करें तो। मैं निराली जी का रुख करना चाहूंगा। निराली जी, आपके पास लोग केवल समस्या लेकर नहीं आते हैं, वो समाधान भी आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप साइबर थेरेपिस्ट हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें धीरे धीरे इससे दूरी बनाने के लिए इंसान को तैयार किया जा सके? क्या वो कदम हो सकते हैं, वो टिप्स क्या हो सकते हैं? तो हम ऑफकोर्स वेलनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जहां हम बच्चों को साइबर एटिकेट सिखाते हैं, डिजिटल डिटॉक्स सिखाते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, एंड क्योंकि अब मोबाइल हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा हो गया है, तो इसी को यूज करके भी हम अपने समय पे अच्छा नियंत्रण ला सकते हैं। हर मोबाइल में आजकल वो ऐप आता है जो हमें स्क्रीन टाइम हमारा कितना है वो बताता है। तो इसमें हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम कितना है, एंटरटेनमेंट स्क्रीन टाइम हमें कितना रखना है। ये हम एक रिपोर्ट देख सके, अगर माँ बाप से शेयर करें एंड एक्सचेंज करें, माँ बाप का भी देखें और अपना भी देखें, ताकि इट्स फॉर अवर एंटायर फैमिली। जब हम फैमिली की तरह ये प्लान इम्पोज करते हैं तो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। सिर्फ बच्चों पे नियंत्रण लगाने का सोल्यूशन कभी नहीं काम करता है। मैं स्वाति जी का, निराली जी समय की कमी है, मुझे स्वाति जी का फटाफट रुकना पड़ेगा। स्वाति जी, 2-4 टिप्स आप भी दे दीजिए इस रील्स के रोग से मुक्ति पाने के लिए। कैसे? सबसे पहले जो उन्होंने अभी कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैमिली थेरेपी, यानी कि फैमिली को इन्वॉल्व करना और बच्चों के ऊपर थोपना नहीं कि नहीं बस नहीं देखोगे या नहीं कर सकते, बल्कि उनको समझाना और उनको सहमति में लेकर के फिर ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, क्योंकि आजकल साइबर बुलिंग, सेक्सटिंग, गैम्बलिंग, कंपल्सिव बाइंग, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई है। तो आपको ना केवल ये देखना है कि कितने टाइम के लिए आप यूज कर रहे हैं, बल्कि क्या देख रहे हैं आप, क्या कंज्यूम कर रहे हैं और बिहेवियर में चेंज क्या आ रहा है। क्या बच्चे का बिहेवियर बहुत चेंज हो रहा है, क्या टाइम से नहीं सो रहा है, क्या ठीक से खा पी नहीं रहा है। ये सब चीजों के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इन्फ्लुएंस कैसा पड़ रहा है जो चीजें बच्चा देख रहा है उस चीजों से। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, माफी चाहूंगा मैं, समय की कमी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो है नेहा जी हो, निराली जी हो, स्वाति जी हो या फिर निशा जी हो, सबने सामूहिक रूप से एक समस्या पर पूरा विस्तार से प्रकाश डाला और इसके उपायों पर भी हमने चर्चा की। और अगर सामूहिक प्रयास किया जाए जिसमें परिवार की इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो इस समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है।